नमस्कार। करंट अफेयर्स टॉप 10 सीरीज का आज ये दूसरा वीडियो है। पूरे वर्ष भर के जो सबसे महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल पहला वीडियो आया था, अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने करंट अफेयर्स 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, आज का पहला करंट अफेयर्स है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। 17वां संस्करण हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया। कुल 133 देशों की इसमें रैंकिंग की गई है। टॉप 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 पर स्विट्ज़रलैंड है, जो कि लगातार 14वें वर्ष टॉप पर रहा। दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर अमेरिका है। अंतिम स्थान अंगोला को दिया गया है। भारत को इस सूचकांक में 39वां स्थान मिला है। 2023 में भारत को 40वां स्थान मिला था। आपको बता दें, भारत 38 निम्न मध्यम आय समूह अर्थव्यवस्था वाले देशों में शीर्ष स्थान पर है, तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए, दूसरा करंट अफेयर्स आज का है उत्तर प्रदेश से संबंधित। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वन विभाग की एक जनगणना रिपोर्ट आई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस से संबंधित है, उसकी गणना से संबंधित है। और उसमें ये बताया गया है कि वर्तमान यानी 2024 में सारस की संख्या उत्तर प्रदेश में 19,918 है, जो कि 2023 से 396 सारस की वृद्धि को दर्शाता है। अगर सबसे अधिक सारस की बात करें तो वो इटावा वन प्रभाग में पाए जाते हैं, 3,289 सारस। दूसरे नंबर पर मैनपुरी वन प्रभाग है, जहां पर 2,945 सारस पाए जाते हैं। आपको बता दें, सारस, जिसको क्रॉन्च के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, जिसको 2014 में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में शामिल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा करंट अफेयर्स भी यूपी से ही रिलेटेड है, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स इसको कह सकते हैं। लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र SCR, जैसे दिल्ली NCR है, वैसे उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ SCR का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा NCR की तर्ज पर SCR के गठन की अधिसूचना जारी की है। और इस SCR में कुल 6 ज़िले आएंगे। लखनऊ के आसपास के 6 ज़िले कौन कौन से हैं? लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, ये SCR में शामिल होंगे। और इन सब को मिलाकर कुल 27,826 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो SCR में शामिल होगा। आज की चौथी खबर की तरफ बढ़ते हैं। चांदीपुरा वायरस, ये भी महत्वपूर्ण खबर है। कहाँ पर ये फैला? गुजरात में। हाल ही में गुजरात में फैलने के कारण ये चर्चा में रहा। वहाँ पर इससे एक 4 साल की बच्ची की मौत भी हो गई। ये वायरस का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, चांदीपुरा वायरस। ये रैबिडोविरिडी परिवार का एकल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। इसका वाहक मच्छर या सैंड फ्लाई इत्यादि होते हैं। 15 साल से कम उम्र के बच्चों में ये वायरस फैलता है। आपको बता दें, इसका पहला मामला 1965 में महाराष्ट्र के भंडारा जिले के चांदीपुरा गांव से आया था, इसीलिए इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा था। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आज की जो 5वीं खबर है उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर हर साल जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं, जैसे UP PCS, RO ARO इत्यादि जो परीक्षाएं होती हैं, उससे पहले आपको पूरे 1 साल की कंप्लीट मेरे द्वारा स्वयं लिखी हुई PDF नोट्स, हस्तलिखित नोट्स मिलती है। वो 2 दिसंबर को लॉन्च हो रही है। 22 दिसंबर को आपका पेपर है, उसके ठीक 20 दिन पहले लॉन्च हो रही है। उसको आप लोग ज़रूर चैनल से बने रहिएगा। जो उसको लिए हैं वो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि 85 to 90% क्वेश्चन सीधे सीधे आपको उस PDF से हर साल मिल रहे हैं, और इस बार भी उससे भी बेहतर दिए जाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें आप लोगों का सहयोग रहेगा तो वो आपको 2 दिसंबर को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है मोईदाम, ये असम के चराइदेव में स्थित है। क्या है? अहोम राजवंश की टीला दफन की एक प्रणाली है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। ये असम का तीसरा और भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल है। सांस्कृतिक श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। नई दिल्ली में जब यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र आयोजित हुआ था तो वहाँ पर इसकी घोषणा की गई। किसको? मोईदाम को। कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है।
अगली खबर है, भारत में 3 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। रामसर स्थल यानी आर्द्रभूमि के जो क्षेत्र होते हैं, ये 3 रामसर स्थल के नाम क्या हैं? नंजरायण पक्षी अभयारण्य और कामुवेली पक्षी अभयारण्य, ये दोनों तमिलनाडु में स्थित हैं, और तवा जलाशय, ये मध्य प्रदेश में है। ये 3 भारत के नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं। इन 3 नए रामसर स्थलों की घोषणा के बाद अब भारत में वर्तमान में कुल 85 रामसर स्थल हो गए हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली खबर है, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024। 1954 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को दिए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार को आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का जो पुरस्कार है वो 2022 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मलयालम फिल्म आट्टम को दिया गया, जिसके डायरेक्टर आनंद एकार्षी हैं। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म मनोरंजन की दृष्टि से इसका पुरस्कार कन्नड़ फिल्म कांतारा को दिया गया, जिसके डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार गुलमोहर को दिया गया, राहुल वी चितेला इसके डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार आईना, जो कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में है, सिद्धांत सरीन द्वारा डायरेक्टेड फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को कांतारा फिल्म के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, नित्या मेनन को तमिल फिल्म थिरुचित्राम्बलम के लिए और मानसी पारेख को गुजराती फिल्म कक्ष एक्सप्रेस के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सूरज आर बड़जात्या को उनकी फिल्म ऊंचाई के लिए, जो कि हिंदी भाषा की फिल्म है, उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। अगली खबर है, बुकर पुरस्कार 2024। बुकर पुरस्कार 2024 ये ब्रिटेन की सामंथा हार्वे को उनके अंतरिक्ष आधारित लघु उपन्यास आर्बिटल के लिए दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आर्बिटल याद रखिएगा, उनका उपन्यास है। ये सामंथा हार्वे जो कि ब्रिटेन की लेखिका हैं, उनको दिया गया है। बुकर पुरस्कार 1968 में स्थापित है। पहला बुकर पुरस्कार ब्रिटेन के पीएच न्यूबी को दिया गया था। अब तक 3 भारतीयों को बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। अरुंधति राय को 1997 में, किरण देसाई को 2006 में और अरविंद अडिका को 2008 में बुकर पुरस्कार मिल चुका है। देखिए, मैं ये सब आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अब करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पूछने का ट्रेंड बिल्कुल आयोग ने बदल दिया है। वो कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए आपको सब कुछ विस्तार से पढ़ना पड़ेगा और सबके लिए तैयार रहना होगा, खासकर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। ओके, उसी के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित अगली खबर है, इनको डोमिनिकन रिपब्लिक के सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। और ये अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को, भारत को कोविड-19 के दौरान डोमिनिकन रिपब्लिक नामक देश को टीकों की आपूर्ति यानी उसकी मदद करने के लिए दिया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। जब आपको हमारी करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी तो उसमें आपको प्रधानमंत्री मोदी जी को जो विदेशी ऑनर्स से सम्मानित किया गया है, सम्मान दिया गया है, उन सब की लिस्ट एक ही बार में एक ही जगह मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो वो आपको सहूलियत के लिए की जा रही है, इतना मेहनत मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसका परिणाम आपको 2 दिसंबर को देखने को मिलेगा। अगली खबर है, विश्व जैव ईंधन दिवस। आज की अंतिम खबर है, 10वीं खबर है। बायोफ्यूल डे आपको पता है 10 अगस्त को मनाया जाता है, 2015 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? टिकाऊ जैव ईंधन, हरित भविष्य को बढ़ावा देना, अपशिष्ट कम करना। 1893 में 10 अगस्त को रुडोल्फ डीजल द्वारा डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था, इसीलिए 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। जैव ईंधन मतलब जैविक पदार्थों से जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बनता है, जैसे इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस आदि। ओके, तो विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछी जा सकती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।